वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। पहला वीडियो में आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स दिए हैं, इसीलिए सबको मेरे तरफ से बधाई। और अभी हम सेकंड जो 41 से क्वेश्चन था वो वहाँ से डिस्कशन करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, सीपीटी टेस्ट होता है, वो दूसरी थर्ड पार्टी को दे देते हैं वो क्वेश्चन बनाने के लिए, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। थर्ड पार्टी यही कोशिश करता है कि पहले जितने सारे एग्जाम हुए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लाने के लिए, तो वो वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। मतलब वही क्वेश्चन में और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको घुमा फिरा के पूछता है। जैसे जो स्टूडेंट लोग एग्जाम देते हैं कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे गलती करेगा, वही चीज़ में उनको क्या है ना, जो लड़का लोगों सही से पढ़ाई किया है उनको सिलेक्ट करने के लिए उनको इजी हो जाएगा। तो हम भी देखेंगे कि हम एक क्वेश्चन में कितना आंसर बन सकता है, क्या क्या कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां तक जाएंगे। उस एक क्वेश्चन का सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे, तभी क्या होगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाएगा, उसमें आपका बेनिफिट होगा। और एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन जहां से उठा के पूछेगा आपको आपका नॉलेज में रहेगा कि क्वेश्चन यहाँ से बिलोंग्स हुआ था। Duralumin is an alloy of aluminum and copper, aluminum and iron, aluminum and carbon, aluminum and mercury। जो डुरालुमिन मटेरियल है वो किससे बनता है ना, एल्यूमिनियम एंड कॉपर से बनता है। एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, बॉक्साइड होता है। एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, बॉक्साइड होता है। कॉपर का ओर क्या होता है, एक तो क्यूपेराइट होता है, एक क्यूपेराइट होता है कॉपर का ओर। कॉपर का और है चाल्कोपेराइट। कॉपर का और एक और का नाम है क्या, चाल्कोपेराइट। और इसमें 95% एल्यूमिनियम रहता है और 5% कॉपर रहता है। जैसे एल्यूमिनियम कॉपर मिलके डुरालुमिन बनता है, एल्यूमिनियम का एक अलॉय है, उसी तरफ से और एक अलॉय है हिंडालुमिन। ये भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बनता है। एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम और उस कुछ अलॉय मिलके ये हिंडालुमिन बनता है। ये जो डुरालुमिन मटेरियल है इसको स्पेशली इसीलिए बनाया जाता है, वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। हम क्या है ना, लोहे को हम एयरक्राफ्ट से लगा नहीं सकते। लोहे क्या होता है, स्ट्रांग होता है और ओजनदार भी होते हैं। तो उसमें क्या होगा ना, एयरक्राफ्ट का ओजन ज्यादा हो जाएगा, वो ऊपर में उड़ने के लिए दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम का प्लेट जो बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं, उसको हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट हल्का होता है और उसको फ्लाइंग करने में इजी होता है। तो डुरालुमिन का जो मटेरियल बनता है एल्यूमिनियम एंड कॉपर मिलके, उसको हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन का सारे जहां पे क्वेश्चन उठा सकता है हम सही कोने डिस्कशन किए हैं। 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव देयर इज नो स्लिप, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्लोज बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव। देखिए हम ओपन बेल्ट ड्राइव को पूछा है कि ये जो चारों ड्राइव दिए हैं इससे कौन सा वाला ड्राइव स्लिप नहीं होता है। ओपन बेल्ट ड्राइव पे हम यूज करते हैं तो कभी कभार ज्यादा लोड हो जाने से, नहीं तो जब वो बेल्ट चल चल के थोड़ा लूज हो जाएगा तभी वो लूज होके स्लिप हो सकता है। वो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में भी कभी कभार भी स्लिप हो जाता है। रोप बेल्ट ड्राइव तो स्लिप होता है। एक है चेन बेल्ट ड्राइव। जो चेन बेल्ट ड्राइव है वो एक स्पॉकेट के अंदर चलता है, स्पॉकेट के ऊपर चलता है। मान के चलो ये एक स्पॉकेट है, ये स्पॉकेट के ऊपर ये रनिंग करता है। तो स्पॉकेट के ऊपर रनिंग करने से क्या, स्पॉकेट का टीथ को चेन का लिंक घुस के रहता है, तो उसी वजह से वो क्या स्लिप नहीं
करता है। तो आंसर क्या होगा, चेन ड्राइव। 43 क्वेश्चन देखिए, अभी आपको बताया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड टू मेकिंग एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या होगा, ड्यूराल्यूमिन होगा। आंसर क्या होगा, ड्यूराल्यूमिन होगा। ब्रास ब्रोंज का प्रीवियस क्लास में मैं बताया था, ब्रास किस में बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास। ब्रोंज किस में बनता है, कॉपर और टीन मिला के ब्रोंज बनता है। तो हम हर कोने को टच करने के लिए कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल्स में हर चीज को जानने के लिए कोशिश करेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर प्रिवेंटिंग करोजन बाय एसिड। एसिड को प्रिवेंटिंग करोजन नहीं, एसिड के द्वारा करोजन नहीं लगने के लिए हम क्या चीज को इस्तेमाल करेंगे, डिफिकेशन। हम इसमें कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे ना, न्यूट्रलाइजेशन विथ लाइम। हम लाइम से उसको न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो वो करोजन से प्रिवेंटेड होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। देखो ये एक मेटल हम यहाँ पे रखे हैं और हम ऊपर से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड से आर्क वेल्डिंग करते हैं। जब मेटल से इलेक्ट्रोड का दूरी ज्यादा होगा, मेटल से इलेक्ट्रोड का दूरी ज्यादा होगा, उसको हम लॉन्ग आर्क लेंथ बोलते हैं। जब मेटल से पूरा चिपक के हम वेल्डिंग करते हैं तो शॉर्ट आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। नॉर्मल आर्क वेल्डिंग 3 to 5 mm का डिस्टेंस रहता है। जो मेटल से 3 mm छोड़ के हम जब वेल्डिंग करते हैं वो नॉर्मल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, नॉर्मल आर्क लेंथ भी बोलते हैं उसको। तो ये पूछा है कि हमिंग साउंड रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग। हमिंग साउंड कब सुनाई देता है आर्क वेल्डिंग टाइम में, ये लॉन्ग आर्क लेंथ होने से, मेटल से ज्यादा दूरी में जब इलेक्ट्रोड रहेगा तभी वो हमिंग साउंड करता है। शॉर्ट आर्क वेल्डिंग होने से क्या, पॉपिंग साउंड करेगा, पॉपिंग साउंड करेगा। शॉर्ट आर्क वेल्डिंग करते हैं जब वो मेटल के पास में पूरा रहेगा तो पॉपिंग साउंड करेगा। नॉर्मल आर्क लेंथ में क्या काम साउंड करेगा, क्रैकलिंग साउंड करेगा, क्रैकलिंग साउंड करेगा। ये चीज को आप पूरा याद रखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा। व्हिच कम अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मतलब कहीं मशीन में हम गलती करेंगे तो मशीन के द्वारा गलती किया गया होगा तो उसी को मैकेनिकल हैजार्ड बोला जाएगा। जैसे देखो नॉइज, नॉइज तो मशीन से होता है लेकिन नॉइज से कुछ हैजार्ड नहीं बनता है। टॉक्सिक, टॉक्सिक में नहीं होता है। अनगार्डेड मशीनरी और अनस्किल्ड, जो अनस्किल्ड लेबर है मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है तो उनसे जो हैजार्ड होता है वो जनरल में जाएगा। तो ये क्या है ना, मशीन में जो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है वो अनगार्डेड मशीनरी होगा। अनगार्डेड मशीनरी में देखो, ये अनगार्डेड मशीनरी क्या है, जब हम एक गियर बॉक्स लगाए हैं और उसके साथ एक पुली अटैच है, एक कन्वर बेल्ट पूरा चल रहा है, वो उसको हेड पुली को हम क्या है ना सराउंडिंग में एक बंद करेंगे कि और ऐसे तरीके से मशीन जो चल रहा है उसको हम के पास में कोई मतलब अनजाने से ना जाए, उसको मत छुए। तो उसके लिए उसको क्या करते हैं ना, गार्ड लगाते हैं। जहाँ पे गार्ड नहीं लगाएंगे, कोई चला गया, वो उस मशीन के बारे में जानता नहीं है, हाथ लगा दिया, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या होगा ना, मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में आएगा। तो अनगार्डेड मशीनरी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 का, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंज्योर्ड पर्सन। आपको देखिए मेनली क्या ना, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो होता है वो 3 to 5 मिनट होता है। 3 to 5 मिनट का टाइम लेता है ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए। कोई भी पर्सन इंजर हो गया है तो उसका जो ब्लड निकल रहा है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कहीं से हमारा कट गया है कि कुछ हो गया तो उसको दबा के रखते हैं कुछ टाइम। उसका बाद क्या होता है ना, धीरे धीरे वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। उसी तरह से जहाँ पे वो पूछा है कि स्टॉप ब्लीडिंग इन इंजर्ड पर्सन, कोई पर्सन इंडस्ट्री में काम कर रहा है,
कहीं भी उसका तरीका से उसके इंजर हो गया, तो उसको क्या करना है, तुरंत अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड। जहां पे क्षत उसको पहुंचा है उसका ऊपर आपको क्या है ना, थोड़ा सा प्रेशर देकर हाथ को रखना है, धीरे धीरे वो ब्लीडिंग कम हो जाएगा। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है एग्जाम में, तो इसको याद रखिए। 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, हर 10 mm लेंथ में हम एक्यूरेसी कितना तक बनाते हैं, 0.002 mm तक बनाते हैं। ट्राई स्क्वायर क्या काम में आता है? ट्राई स्क्वायर हम मार्किंग करने के लिए भी यूज करते हैं, चेकिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। राइट एंगल, जैसे राइट एंगल हम हो गया, राइट एंगल चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर को यूज करते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर स्पेसिफाइड किस में होता है ना, लेंथ ऑफ द ब्लेड, उसका ब्लेड का लेंथ को लेकर ट्राई स्क्वायर क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। तो इतना तक मैं बता दिया ट्राई स्क्वायर का, हर कोना को टच करने के लिए कोशिश किया। व्हिच पंच इज यूज टू विटनेस मार्क? कौन सा पंच हम यूज करते हैं विटनेस मार्क के लिए? देखो पंच तो मेनली हम थ्री टाइप का लेते हैं, एक सेंटर पंच, एक डॉट पंच, एक प्रिक पंच लेते हैं। प्रिक पंच लेते हैं, जिन लोगों को पता है ठीक है, जिनको पता नहीं है थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते चलिए, जो कि आप आगे में जाके, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे तो जरूर आपको ये चीज याद रह जाएगा। पंच जो होता है सेंटर पंच, उसका क्या एंगल क्या होता है, पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। और ये क्या चीज में यूज होता है, जैसे हम ड्रिलिंग करेंगे उसको पॉइंट को बिठाने के लिए हम सेंटर पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, ड्रिल का पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। डॉट पंच जो होता है उसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये हम विटनेस मार्क करने के लिए यूज करते हैं। विटनेस मार्क बोलेंगे, एक जॉब बना रहे हैं उसका ऊपर जो हम मार्किंग करते हैं, डॉट मार्किंग करते हैं, उसको कटिंग करने के लिए, जो उसको विटनेस मार्किंग बोलते हैं। तो डॉट पंच हम यूज करते हैं। प्रिक पंच किसके लिए यूज करते हैं, कि डिवाइडर पॉइंट को लोकेट करने के लिए। डिवाइडर उसको बिठा के हम जो मार्किंग करेंगे, डिवाइडर पॉइंट को बिठाएंगे, तो प्रिक पंच उसके लिए यूज करते हैं। बेल पंच किस लिए यूज करते हैं, एक सर्कुलर राउंड बार है, उसका बीच वाला सेंटर को पंचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं ना, बेल पंच को यूज करते हैं। आशा करता हूं सबको ये अच्छा से समझ गए होंगे। व्हिच टाइप ऑफ डाटम इज फॉलोड द एज? कौन सा डाटम हम एज से लेते हैं? देखिए, एक ये वाला मेटल है, और ये मेटल को लेके हम इसका अंदर वाला को हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो हम कहाँ से रिफरेंस लेंगे, एज से रिफरेंस लेंगे। तो बोल रहा है कि एज से रिफरेंस लेने से डाटम लाइन को हम क्या बोलते हैं, एज डाटम बोलते हैं। सेंटर लाइन डाटम मतलब सेंटर से हम पकड़ के जो लाइन लेते हैं तो उसको सेंटर लाइन डाटम बोलते हैं, रेफरेंस लाइन डाटम नहीं है। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ ए एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट, अदर लेग इज बेंट? एक लेग क्या होगा, एडजस्टेबल होगा, अदर लेग क्या होगा, बेंड रहेगा होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनी कैलिपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनी कैलिपर बोलते हैं। ये जेनी कैलिपर का और भी नाम है, ऑड लेग कैलिपर इसको बोला जाता है, ऑड लेग कैलिपर, हेर्माफ्रोडाइट कैलिपर इसको भी बोलते हैं, हेर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, और पॉइंट लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर बोला जाता है। अब ये जेनी कैलिपर का इतना नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में किसी चीज को लेके क्वेश्चन पूछ देगा। ये जो लेग बेंड रहता है और एक लेग एडजस्टेबल रहता है, ये हम आउटसाइड से भी मार्किंग कर सकते हैं, इनसाइड स्लॉट से भी इसको मार्किंग कर सकते हैं जॉब को। तो ये दोनों तरफ से यूज होता है कौन, जेनी कैलिपर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड बी भी ब्लॉक? ये ग्रेड बी भी ब्लॉक का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो ग्रेड बी ब्लॉक जो होता है वो दोनों, बी ब्लॉक का एंगल कितना रहता है पहले देख लेते हैं। बी ब्लॉक का एंगल 90 डिग्री रहता है। तो जो भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक
दो ग्रेड से बनता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड जो ए है ये हाई क्वालिटी स्टील में बनता है, हाई क्वालिटी स्टील। और ग्रेड बी विभाग जो है वो किस में बनता है ना, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। किस में बनता है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन में बनता है। या जो ग्रेड ए ये किस में यूज होता है कि टूल रूम में यूज होता है। ग्रेड ए जो है ये टूल रूम में यूज होता है। ग्रेड बी जो है ये किस में यूज होता है ना, वर्कशॉप में यूज होता है, ये वर्कशॉप में यूज होता है। और भी इसमें कोई क्वेश्चन आता है कि एक कोड दे देता है, मान के चलो M50/45 IS 1950 लिखा है, ठीक है। तो इसमें पूछ देगा 50 का क्या मतलब है, 40 का क्या मतलब है, कहीं से भी एक क्वेश्चन उठा सकते हैं। देखिए इसको भी आप पूरा कोड को याद नहीं रख के इसको समझ जाइए, समझ जाने से में ये आप जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर सकते हैं। एम का मतलब होता है मैच्ड पेयर, दो भी ब्लॉक एक समान जैसे होता है तो उसको हम मैच्ड पेयर बोलते हैं। तो एम का मतलब हो गया मैच्ड पेयर। ये जो 50 लिखा है ये नॉमिनल साइज है, नॉमिनल साइज है। 40 क्या है, 40 जो होता है ये 5 से 40 लिखा होगा, सॉरी 5 से 40 लिखा होगा। 5 जो है ये मिनिमम डायमीटर है 5 mm का, ये 5 जो है 5 mm है, ये मिनिमम डायमीटर है, मिनिमम डाया। और 40 जो है ये मैक्सिमम डाया, मैक्सिमम डाया। और उसको 40 के पास में जो लिखा रहेगा, 40 के पास जो ए लिखा रहेगा 50/5 240, और यहाँ पे रहेगा ए IS 950। तो ये 50 का मतलब नॉमिनल साइज हो गया, 5 का डायमीटर मिनिमम डाया हो गया, 40 का मैक्सिमम डाया हो गया। ये जो रह गया ये ग्रेड है, ग्रेड ए ग्रेड बी ये समझने के लिए ये ग्रेड लिखा जाता है। IS जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कोड रहता है, कौन सा साल में ये मतलब बना था उसका साल यहाँ पे मार्किंग होता है। तो आप लोगों को अच्छा से समझ गए होंगे कि ये कोड देने से आपको आंसर कैसे लिखना है। पूछ देगा कहीं पे भी एक कोड लिख दिया और आपको कहीं से उठा के एक क्वेश्चन पूछ देगा, तो हमको रेडी रहना है हर कोने से कि कहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है। और ये क्वेश्चन इसरो में आया है, हम जब एग्जाम दे रहे थे ये क्वेश्चन आया है। हम तो अभी एग्जाम देना बंद कर दिया, हम अभी नौकरी कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे थे। तो उसी टाइम में हम जितना क्वेश्चन एग्जाम दिए हैं सारा क्वेश्चन हमको याद है कि कहाँ से वो एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है। उसलिए मैं हर कोने को टच करने के लिए कोशिश करता हूँ, जैसे आप लोग पूरा समझ सके क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, उसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, इन ए एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग डैश बेरिंग आर रिक्वायर्ड टू टेक थ्रस्टलर बोथ डायरेक्शन। वो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग होता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग कैसे रहता है, एक कोना में एंगल होके रहता है ऐसे। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग दो चाहिए, जैसे एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग ऐसे रहा, दो बेरिंग होगा तो थ्रस्ट लोड अच्छा से ले सकता है। तो कितना बेरिंग हमको चाहिए, दो बेरिंग चाहिए। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग टू बेरिंग आर रिक्वायर्ड टू टेक थ्रस्ट लोड इन बोथ डायरेक्शन से वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परिंग इन्वॉल्व्स रीहीटिंग द क्वेंचिंग कंपोनेंट टू टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो पहला वाला जो लिखा हुआ है, हम तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाते हैं, 723 डिग्री मेनली क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो टेम्परिंग जो किया जाता है वो 400 से बिलो होता है, कितना में 400 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। तो पहले वाला जो लिखा है वो सही नहीं है। सेकंड वाला देखिए, इंक्रीज द ब्रिटिलनेस। टेम्परिंग में कभी भी ब्रिटिलनेस इंक्रीज नहीं होता है। टेम्परिंग हम इसलिए करते हैं कि टफनेस इंक्रीज होने के लिए, टफनेस इंक्रीज होने के लिए।
ये जो है सेकंड क्वेश्चन भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दीज रीहीटिंग द क्विंस कंपोनेंट टू टेम्परेचर इक्वल क्रिटिकल टेम्परेचर, हम रीहीटिंग 400 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं करते हैं। तो आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर का। तो टैपर रोलर बेरिंग सपोर्ट, टैपर रोलर बेरिंग क्या सपोर्ट करता है, एक्सियल लोड और थ्रस्ट लोड। देखो टैपर रोलर बेरिंग जो है बोथ को सपोर्ट करता है, एक्सियल लोड भी ले सकता है, थ्रस्ट लोड भी ले सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 56 नंबर देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेक रेडियल लोड। रेडियल लोड कौन सा बेरिंग नहीं ले सकता है वो पूछा है, सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग, टैपर रोलर बेरिंग, नॉन ऑफ दीज और थ्रस्ट बॉल बेरिंग। ये इनसे कौन रेडियल लोड नहीं ले सकता है पूछा है। तो आंसर क्या होगा, थ्रस्ट बॉल बेरिंग। जो थ्रस्ट बॉल बेरिंग रहता है वो थ्रस्ट लोड सिर्फ ले सकता है, तो ये कभी भी रेडियल लोड नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए लेथ मशीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिटेड ऑन द बेड। बेड में कौन सा चीज फिटिंग रहता है वो पूछा है, हेडस्टॉक रहता है, टेल स्टॉक रहता है, बोथ ए एंड बी। और बेड के ऊपर हेडस्टॉक भी फिटिंग रहता है, टेल स्टॉक भी फिटिंग रहता है। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आपका राइट हैंड साइड में हेडस्टॉक रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। आप जहाँ पे खड़ा रहते हैं उसका राइट साइड में हेडस्टॉक रहता है कि लेफ्ट साइड में हेडस्टॉक रहता है बेड का। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि कौन सा साइड में रहता है। Which of the following cannot tolerate misalignment? कौन सा बेरिंग मिसअलाइनमेंट टॉलरेट नहीं करता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। कोई भी ये यहाँ पे बेरिंग जो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग ये मिसअलाइनमेंट नहीं ले सकता है, टॉलरेट नहीं कर सकता है। सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग ये भी मिसअलाइनमेंट टॉलरेट नहीं कर सकता है, और ये थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो है ये भी मिसअलाइनमेंट टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जब आंसर पूछेगा कि कौन सा बेरिंग टॉलरेट मिसअलाइनमेंट होगा, कैन नॉट के जगह में ये हो जाएगा टॉलरेट मिसअलाइनमेंट। तो उसमें जगह में क्या आंसर आ जाएगा ना, सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग। सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग जो है ये मिसअलाइनमेंट ले सकता है। Which one of the following provides foundation for the whole lathe machine? Which one provide foundation for whole lathe machine? lathe machine के लिए फाउंडेशन कौन प्रोवाइड करता है ना, बेड प्रोवाइड करता है। What will be the result if the clearance angle of a drill is increased? रिजल्ट क्या होगा जब क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल का इंक्रीज हो जाएगा। तो पुअर वेडिंग एक्शन और वीक कटिंग एज, रफ होल सरफेस और इंक्रीज्ड पॉइंट एंगल। तो वीक कटिंग एज आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वीक कटिंग एज। व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज इंक्रीज। जब क्लियरेंस एंगल ड्रिल का इंक्रीज हो जाएगा तो वीक कटिंग एज हो जाएगा, उसका कटिंग एज वीक हो जाएगा। 61 नंबर देखिए, इन ए लेथ वर्क व्हेन द टूल इज फीड पैरेलल टू रोटेशन ऑफ द जॉब। जॉब ऐसे रोटेशन कर रहा है, उससे पैरेलली हम फीडिंग दिए हैं, तो उसी को इट विल बी प्रोड्यूस। कौन सा सिलेंडर, कौन सा जॉब वो प्रोड्यूस करेगा बोल के पूछा है, सिलिंड्रिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, टैपर सरफेस। टैपर करने के लिए हम साइड से देते हैं, पूरा कन्नर से टच करते हैं तब वो टैपर कटिंग करता है। तो पैरेलली देते हैं तो सिलिंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस करता है। द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल इज कॉल्ड। एक जॉब का ये है, जॉब है उसका सरफेस के ऊपर कुछ हम जब इसको क्या सरफेस कॉज्ड मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल, या उसका ऊपर कटिंग टूल मूवमेंट करने का टाइम कुछ पैटर्न आ गया है सरफेस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेक्सचर बोलेंगे। ये जो प्रोड्यूस हो गया, ऐसे हो गया, एक जॉब ऐसा है उसका सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे हो गया, मान के चलो हम हनिंग कर रहे कि लैपिंग कर रहे थे, उसका सरफेस ऊपर इससे मार्किंग आ गया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे,
मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल के वजह से जो होता है वो सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो रफनेस है वो किससे बनता है ना, इनहेरेंट एक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब हम ये जब प्रोडक्शन कर रहे थे इसका ऊपर देखिए जो टूल कटिंग टूल चलने के वजह से जो मार्किंग आया है उसको तो सरफेस स्ट्रक्चर बोले। ये जो एक्शन है वो सही नहीं रहेगा, मतलब कहीं ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होगा। तो हम हाथ लगाएंगे तो हमको जैसे ऊपर नीचे पता चलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रफनेस बोलेंगे। ये जो रफनेस हो गया उसको जो सुपरइम्पोज करेगा, जैसे मान के चले कि वो रफनेस कितना उठाया कितना गिरा है उसको हम सुप्रीम पोस्ट जिसमें करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेवीनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रफनेस इज सुप्रीम पोस्ट इज कॉल्ड वेवीनेस। आशा करता हूं कि ये चीज आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें CLA है, सेंट्रल लाइन एवरेज इसमें दिखा जाता है, RA रफनेस वैल्यू उसमें दिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हम लेके आएंगे CLA कैसे निकाला जाएगा और रफनेस एवरेज कैसे निकाला जाएगा, ये भी चीज आप लोगों को सिखाऊंगा। द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लेथ सर्व्स द हाउसिंग ऑफ द ड्राइविंग पुली एंड बैक गियर। जो लेथ का ड्राइविंग पुली है और बैक गियर है वो किस में रहता है, तो हेडस्टक में लगा रहता है, हेडस्टक के साइड में रहता है। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन ए लेथ बैक गियर इज यूज्ड टू अफेक्टिंग स्पिंडल स्पीड। बैक गियर तो अफेक्टिंग करता है स्पिंडल स्पीड को, क्या अफेक्टिंग करता है, देयर बाय फैसिलिटिंग वाइंडर रेंज ऑफ द स्पीड। क्या अफेक्ट करता है ना, रिडक्शन कर देता है, स्पिंडल स्पीड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय द हीट ट्रीटमेंट। आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, अनेलिंग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं कि हार्डनिंग कर रहे हैं कि टेम्परिंग कर रहे हैं, ये मेटल का कौन सा किसका ऊपर प्रभाव डालता है, वही क्वेश्चन पूछा है। अफेक्ट बाय हीट ट्रीटमेंट, आप हीट ट्रीटमेंट करने से क्या अफेक्ट आता है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ऑल ऑफ दिस। देखो हार्डनेस के ऊपर भी प्रभाव आता है, स्ट्रेंथ के ऊपर आता है, डक्टिलिटी के ऊपर भी आता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो हार्डनेस आपको क्या, जो मटेरियल स्ट्रेंथ का जो देखते हैं हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं, जैसे कि मटेरियल एक को क्या नाम तोड़ते हैं उसमें हार्डनेस पता चल जाता है कि इसमें कितना हार्डनेस है, हार्डनेस में जाता है। स्ट्रेंथ मटेरियल क्या है, हम ट्विस्ट बार बार करेंगे, एक ओयार है मान के चलो, हम उसको 2-4 बार 5 बार की 10 बार ट्विस्ट करने के बाद टूटता है तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक बार जो ट्विस्ट करते हैं वो टूट जाता है तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। डक्टिलिटी क्या होता है, ड्रॉ इनटू ओयार, हम जितना तक ओयार उसको खींच सकते हैं। एक MS का मेटल मान के चलो लिए हैं कि ओयार लिए है, उसका थिकनेस ज्यादा है, उसको हम खींचेंगे, ओयार बनाएंगे और पतला करेंगे, तो वो चीज को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो ये तीनों में ऊपर प्रभाव आता है हीट ट्रीटमेंट में, तो ऑल ऑफ दिस होगा। अनेलिंग इन्वॉल्व हीटिंग द कंपोनेंट टू ए टेम्परेचर। जो होता है वो स्लाइटली अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जैसे कि 723 डिग्री का ऊपर हम 30 to 50 डिग्री ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर जाते हैं, तो आंसर क्या होगा, स्लाइटली अबव क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। 700 होता है जो LCT होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 900 डिग्री से ऊपर जाता है तो UCT होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। द फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड फॉर ड्रिल सीरीज ऑफ इक्विपमेंट होल्स अलोंग द सर्कल। क्या पूछा क्वेश्चन, कौन सा टाइप का जिग हम यूज करते हैं ड्रिल सीरीज, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में होल हम बनाएंगे अलोंग विथ सर्कल जैसा। तो इंडेक्सिंग जिग होगा, प्लेट जिग होगा, प्लॉट जिग होगा, ओपन जिग होगा, जिग तो बहुत टाइप का है। तो इक्वल डिस्टेंस में सीरीज में हम लेके अलोंग ए सर्कल, तो आंसर क्या होगा, इंडेक्सिंग जिग होगा। आंसर क्या होगा, इंडेक्सिंग जिग होगा। जिग क्या काम करता है और फिक्सचर क्या काम करता है। जिग क्या काम करता है, एक जॉब को होल्ड, सपोर्ट, लोकेट करने में और गाइड भी करता है। जिग क्या काम करता है, होल्ड, सपोर्ट, लोकेट, गाइड, ये चारों काम करता है जॉब में।
जॉब को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लोकेट करने के लिए, गाइड करने के लिए जिग हम यूज करते हैं। जिग कौन सा मतलब हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ड्रिलिंग हो गया, टैपिंग हो गया, रिमिंग हो गया, ये सब प्रोसेस हम कर सकते हैं जिग को लेकर। फिक्सचर ऐसे क्या काम करता है, फिक्सचर कि सिर्फ लोकेट एंड होल्ड करता है, सिर्फ क्या करता है, लोकेट और होल्ड करता है, लेकिन नॉट गाइड, गाइड नहीं कर सकता है कौन, फिक्सचर। और फिक्सचर हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिलिंग हो गया, लेद में हो गया, टर्निंग करने के लिए टाइम में, ग्राइंडिंग करने के लिए टाइम में, वेल्डिंग करने के टाइम में, ये सब में फिक्सचर यूज करते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स इंडिकेट द रिलेटिव डैश चेंज इन ए विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विथ ए टेम्परेचर, स्मॉलर, लार्जर, कांस्टेंट, नॉन ऑफ दीज। ए हाई विस्कोसिटी इंडेक्स कैंडिडेट रिलेटिवली डैश चेंज इन ए विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विथ द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऑयल में तो उसमें क्या होता है, स्मॉलर चेंजेस आ जाता है विस्कोसिटी में। जैसे ऑयल कूलिंग है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में है, उसमें जितना विस्कोसिटी रहता है, विस्कोसिटी मतलब फ्लूइडिटी उसका, जैसे हम नॉर्मल तेल को डालते हैं तो उसका एक फ्लूइडिटी रहता है, उसको गर्म करें तो वो और ज्यादा स्पीड में क्या होगा कि जाएगा, तो उसी तरह से स्मॉल चेंजेस आता है क्या, ऑयल को टेम्परेचर जब देते हैं। द जिग एंड फिक्सचर कैन बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू, जो जिग फिक्सचर आपको हम ऊपर वाला क्वेश्चन में समझा है वो किस में कंस्ट्रक्टेड होता है, फेब्रिकेटेड होता है, कास्टिंग होता है, वेल्डिंग होता है, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों में बन सकता है। फेब्रिकेशन करके आप जिग फिक्सचर बना सकते हैं, कास्टिंग करके बना सकते हैं, वेल्डिंग करके भी बना सकते हैं। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल ड्यू टू व्हिच ऑयल पार्टिकल स्टिक विथ मेटल सरफेस, ऑयलीनेस, पुअर पॉइंट, एडहेसिवनेस, नॉन ऑफ दिस। ये आंसर क्या होगा, इन डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल ड्यू टू व्हिच ऑयल पार्टिकल स्टिक। मान के चलो ये एक मेटल है, उसका ऊपर क्या हुआ ना, ऑयल स्टिक कर गया, उसका ऊपर क्या होगा, ऑयल स्टिक, मतलब ऐसे मेटल है, इसका ऊपर हम ऑयल डालें और हम इसको सीधा कर दें तो ऑयल निकल जाएगा, कुछ ऑयल इसका ऊपर स्टिक होकर रह जाएगा। जो ऑयल का ये जो गुणवत्ता है कि वो स्टिक होकर रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो एडहेसिवनेस बोलते हैं। हाँ, लुब्रिकेटिंग ऑयल ड्यू टू एडहेसिवनेस द ऑयल पार्टिकल स्टिक द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर क्या करता है, स्टिक हो जाता है। ऑयलीनेस किसको बोलते हैं, वेटेबिलिटी, सरफेस टेंशन और स्लिपरीनेस, ये जो ऑयल में रहता है मिला के, इस तीनों चीज को मिलाने से उसको ऑयलीनेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑयलीनेस बोलते हैं। मेटल में देखो ऑयल का क्या है, आप हाथ में ऐसे लगाओगे तो वो एक चिपक जैसा, वो यार जैसे ऐसे निकलता रहता है, तो वो वेटेबिलिटी हो गया। सरफेस टेंशन, कोई भी सरफेस के ऊपर डाल दियो तो वो थोड़ा सा लग के रह जाता है, तो उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसे आप साइंस में पढ़े होंगे कि एक सुबह सुबह मॉर्निंग में देखो कि एक पत्ता के ऊपर क्या होता है ना, वाटर ड्रॉप लग के रह जाता है, ड्रॉप वाटर लग के देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन के वजह से वो ड्रॉप वाटर लग के रह जाता है। जब तो वैसी जैसा ऑयल जो है वो कहीं पे मेटल के ऊपर गिरा दो थोड़ा बहुत लग के रह जाता है, मतलब उसका क्या, वो सरफेस को पकड़ के रखता है, वो सरफेस टेंशन होता है। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। पुअर पॉइंट क्या है, देखो पुअर पॉइंट किसको हम बोलते हैं, ऑयल जो है उसका बहुत सारा ऑयल है, उसका डेंसिटी जैसे ज्यादा है, वो ऐसे आप फ्लो करने से फ्लो नहीं होगा। मान के चलो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, इसको तो हम ऐसे डाल देने से वो फ्लो हो जाता है। लेकिन एफओ ले लीजिए, फर्नेस ऑयल ले लीजिए, उसका डेंसिटी ज्यादा है, उसको हम हीट करेंगे तभी जाके वो फ्लो करने के लिए स्टार्ट होगा। मतलब एक कंटेनर में हम रखे हैं, उसको एक पाइपलाइन हम इधर से लगाए हैं, इधर से उसको आप ड्रॉपिंग करना चाहते हैं, तो एफओ जो फर्नेस ऑयल है उसका क्या है कि उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो उसको हम क्या करते हैं ना, हीट करते हैं
तभी जाके वो फ्लो करना शुरू करता है। और जो हीट होने के बाद जो पॉइंट में जाके वो फ्लो करना स्टार्ट करता है उसको हम पुअर पॉइंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पुअर पॉइंट बोलते हैं। ऑयल का और एक चीज है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर में ऑयल में आग लगता है उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर में मतलब क्या है कि एक मान के चलो हम डीजल में आग लगा रहे, इसलिए आग लगाया, तुरंत आग पकड़ लेता है, आपको लगता है कि तुरंत पकड़ता है, लेकिन उसमें एक टेम्परेचर बढ़ता है ऑयल में, तभी जाके वो आग को ले लेता है उसका। तो उसी चीज को जिस पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ के आग लगना शुरू हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। Which material is used to pipe with conduct water and air? वाटर एंड एयर दोनों को कंडक्ट करने के लिए कौन सा वाला मटेरियल हम यूज करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं, कॉपर पाइप को यूज करते हैं। द यूज ऑफ जिग एंड फिक्सचर, जिग एंड फिक्सचर को किस लिए यूज करते, कौन यूज करता है, फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ लेस स्किल लेबर एंड प्रोडक्शन, जरूर है, फैसिलिटेट ये करता है डेवलपमेंट ऑफ लेस स्किल लेबर को, उनका नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम जिग फिक्सचर का यूज करते हैं। और लेबर फॉर प्रोडक्शन वर्क में एलिमिनेट प्री मशीनिंग ऑपरेशन लाइक मार्किंग, मेजरिंग, लेआउट वर्क, ये सब करने के लिए हम भी जिग फिक्सचर को यूज करते हैं। रिड्यूस मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन, जैसे हम जिग फिक्सचर ले गए तो मैनुअल करने का जरूरत नहीं, रिड्यूस हो जाता है मैनुअल काम करने का। तो ऑल ऑफ दीज होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। Which one of the following valve is used to maintain pressure in the system? आप जैसे टायर दुकान में गए, वो क्या देखते होंगे कि वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक रखता है, और कंप्रेसर के नीचे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एक सिलेंडर होता है और टैंक होता है, उसमें क्या होता है ना, एयर भर के रहता है। जब भी हम टायर दुकान में जाते हैं प्रेशर चेक करने के लिए, वो टैंकी से जो स्टोर होके रहता है, हम जाके उसमें वो पाइप से लाके हमारा प्रेशर चेक कर देता है। ये टैंकी में जब वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है तो ज्यादा एयर वो टैंकी में भर दिया, वो टैंकी का कैपेसिटी होता है, उतने एयर स्टोरेज कर सकता है, उससे ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता है। तो उसी टाइम में वो क्या करेगा, एक भाल्व लगाएगा जो ज्यादा प्रेशर को रिलीज करेगा। तो वो भाल्व को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर रिलीव भाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर रिलीव भाल्व बोलते हैं। द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ जिग। जिग का फंक्शन क्या होता है, होल्डिंग द वर्कपीस, लोकेटिंग द वर्कपीस, गाइडिंग द कटिंग टूल, ये सभी को करता है, काम करता है। तो ऑल ऑफ दीज होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन में ये पूरा आपको मतलब बता दिया हूं और बताने का जरूरत नहीं। 76 देखिए, इज डैश द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल ड्यू टू व्हिच ऑफ द ऑयल रिटेन थिन फिल्म बिटवीन द टू सरफेस। दो सरफेस के अंदर में जब जाता है वो थिन फिल्म जैसा कनेक्ट कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो फिल्म स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्म स्ट्रेंथ बोलते हैं। फिक्सचर आर यूज्ड इन, फिक्सचर क्या काम में आता है, मिलिंग, शेपिंग, टर्निंग, ये आपको बोल दिया था, तो ऑल ऑफ दीज होगा। मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। मेंटेनेंस कौन सा एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट, मेंटेनेंस में हम रिप्लेसमेंट ही करते हैं कंपोनेंट को, कोई कंपोनेंट टूट गया तो उसको हम नया कंपोनेंट लगाते हैं। रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, रिपेयरिंग भी होता है, जैसे गियर बॉक्स का टीथ टूट गया तो उसको हम क्या रिपेयरिंग करके और एक टीथ को वेल्डिंग करके भी हम चला सकते हैं, तो रिपेयरिंग ऑफ द कंपोनेंट करते हैं। सर्विस ऑफ कंपोनेंट, हर जो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको सर्विस ऑफ कंपोनेंट भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 79 देखिए, द फॉलोइंग होल्ड द वर्कपीस सिक्योरली इन ए जिग और फिक्सचर अगेंस्ट द कटिंग फोर्स। द फॉलोइंग होल्ड द वर्कपीस डिवाइस, क्लैंपिंग डिवाइस, गाइडिंग डिवाइस, इंडेक्सिंग डिवाइस। क्या काम करते हैं, वो क्लैंपिंग का काम करते हैं। द फॉलोइंग होल्ड द वर्कपीस, क्लैंपिंग डिवाइस होल्ड करता है वर्कपीस को सिक्योरली इन जिग एंड फिक्सचर अगेंस्ट द कटिंग फोर्स। जब कटिंग फोर्स के अगेंस्ट में जिग फिक्सचर में हम काम करते हैं तो क्लैंपिंग डिवाइस यूज करते हैं। द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग और लोकेटिंग क्लैंपिंग डिवाइस। द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मार्किंग होगा, ये मेकिंग नहीं मार्किंग होगा, मार्किंग
आर होगा मार्किंग, लोकेटिंग, क्लैंपिंग डिवाइस। मार्किंग डिवाइस बनाने के लिए, लोकेटिंग डिवाइस बनाने, क्लैंपिंग डिवाइस बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? जैसे देखो पंच हो गया, स्क्राइबर हो गया, ये हम क्या मार्किंग पर्पज में यूज करते हैं। लोकेटिंग पर्पज में जिग फिक्सचर हो गया, जिग हो गया, ये लोकेटिंग करने के लिए यूज करते हैं। क्लैंपिंग डिवाइस, क्लैंप का जो क्लैंपिंग करने के लिए जो डिवाइस हम बनाते हैं वो कौन सा मटेरियल में सब ज्यादा से ज्यादातर बनता है? तो आंसर होगा क्या? हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील से बनता है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील में हम क्या हेक्सो ब्लेड बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको 80 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मिला होगा। इसे वीडियो में बने रहिए, आगे में और इससे ज़्यादा मतलब डीप से क्वेश्चन लूँगा और डीप एनालाइज भी करूँगा, जैसे कि किसी भी एग्जाम आप देते हैं सभी एग्जाम में आप जैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मेरा कोशिश रहेगा। रहता हूँ, थैंक यू।